News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you an information on personal finance like savings, investment, borrowing and taxation. We also discuss on economic matters of the country. Today's topic is investment in exchange traded funds, ETFs. You can send your queries regarding this topic, investment in exchange traded funds, ETF, on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। आज का विषय है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF में निवेश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं। प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, नमस्कार। मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनू। आज का जो हमारा विषय है उस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं पुनीत। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF में निवेश। ETF एक बहुत हम अक्सर इसके बारे में चर्चा सुनते हैं कि एक बहुत अच्छा जरिया है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप बुनियादी तौर पर बताएं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एग्जैक्टली क्या होता है। बिल्कुल सोनू, जैसे आपने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैसे यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, मैं उसके एग्जांपल से शुरू करता हूं शेयर मार्केट से, तो आप चाहे तो एक शेयर किसी भी कंपनी का XYZ कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। यदि आप बहुत सारी कंपनीज के शेयर इकट्ठे खरीदना चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड में कई हम पैसा फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर उस पैसे को कई सारे शेयर्स में डिवाइड करता है। तो उसको डाइवर्सिफिकेशन हम कहते हैं कि बहुत सारे शेयर्स की बास्केट वो क्रिएट करता है और उसकी एक यूनिट जो है वो हम म्यूचुअल फंड में खरीदते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में काफी सिमिलैरिटी है। यहाँ जैसे कि दोनों ही फंड्स एक बास्केट ऑफ एसेट्स या बास्केट ऑफ शेयर्स आप कह सकते हैं वो खरीदते हैं और फिर उनको सब डिवाइड करके यूनिट्स में, जैसे हम म्यूचुअल फंड में यूनिट खरीदते हैं वो यूनिट हम ETF के ले सकते हैं। लेकिन दोनों में एक मुख्य फर्क है। म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं वो आप जो फंड मैनेजर है यानी फंड कंपनी एसेट म्यूचुअल फंड है उसी से आप खरीद सकते हैं, उसी को आप बेच सकते हैं। यानी आप उसको सेकेंडरी मार्केट में, शेयर बाजार में उसका खरीद और बिकवाली नहीं कर सकते। इसलिए वो एंड ऑफ द डे ही वो ट्रांजैक्शन होती है म्यूचुअल फंड की। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है उसकी आप यूनिट जो है वो जैसे कोई जैसे शेयर है, नॉर्मल शेयर्स हैं, उसकी आप वो NSE या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं और उन लिस्टेड जो यूनिट्स हैं उनको आप पूरे दिन कभी भी जब चाहें तब आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उसकी लिक्विडिटी बेटर है। मानिए आप यदि आपके पास म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की यूनिट है एक, और वैसा ही आपके पास ETF है, तो म्यूचुअल फंड को यूनिट को आप सिर्फ एंड ऑफ द डे ही म्यूचुअल फंड में रिडीम कर पाएंगे। लेकिन ETF अगर आपके पास है यूनिट तो आप दिन में कभी भी जब चाहें आप वो शेयर के जैसे उसको एक्सचेंज में बेच सकते हैं। इसीलिए उसका नाम भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी जो फंड एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर सके हम उनकी यूनिट, तो इसलिए ETF। ये ज्यादा डायनामिक है कंपेयर टू लेट्स से म्यूचुअल फंड। देखिए, डायनामिक ऐसे है, दो फायदे हैं इसके अंदर। पहला ये कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर आप क्योंकि आप ड्यूरिंग द डे, यदि आपको लगता है कि शेयर बाजार बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो आप ड्यूरिंग द डे, इंट्रा डे भी उसके अंदर सेल परचेज कर सकते हैं, जो आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एंड ऑफ द डे नेट एसेट वैल्यू पे ही ट्रेड करेंगी। दूसरा फायदा यह है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो कॉस्ट ऑफ द फंड मैनेजमेंट है वो नॉर्मली बहुत कम होती है। यदि म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो वहां पर आप 2% या 2.5% तक एसेट मैनेजमेंट फीस देते हैं फंड मैनेजर को, जैसे कमीशन कह सकते हैं आप। जो एसेट मैनेजमेंट जो करते हैं मैनेजर्स वो अपनी इतनी फीस लेते हैं। लेकिन ETF में ये फीस बहुत कम है, बहुत मामूली है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत कम है ETF में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो काफी एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एज वेल एज कॉस्ट।
Puneet, you spoke about the settlement of ETF. A lot of the information that is available states that the settlement takes about 2 days, so it's difficult to reinvest that into another ETF product. How is that different from mutual fund? How long does a mutual fund unit take to settle? Is it immediate or does it take more time? So Arjun, like ETF, I said you can buy and sell on the exchanges, on the stock exchange, and on the stock exchange the settlement period is T+2. That is, in 2 days after the trade day you get your funds. In case of mutual funds, when we redeem the units, let's say today evening I redeem the units, then technically the mutual fund can give me the money tomorrow, by tomorrow evening. So it saves 1 day. However, I think the belief that you cannot reinvest the money is not entirely correct, because let's say if I sell my ETF units through a broker, of course we must remember that an ETF can be traded only through a registered stock broker, because you have to go through the exchange. But to buy or sell a mutual fund, you don't need a broker. You can do it directly with the asset management company or the mutual fund. So that is one major difference, that you have to go through a broker in case of an ETF. और क्या-क्या फॉर्मेलिटीज हैं? ब्रोकर को आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी या क्या दस्तावेज प्रोवाइड करने होंगे? देखिए, ब्रोकर से जब हम अकाउंट खोलते हैं, नॉर्मल अकाउंट जो मेरा शेयर ट्रेडिंग अकाउंट है, यदि मेरे पास कोई मैंने अकाउंट खोला हुआ है किसी ब्रोकर के पास जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट के है, तो मैं उस अकाउंट के थ्रू ही ETF के यूनिट्स खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं। और उसके लिए एक नॉर्मल एक KYC प्रोसेस है, जो आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका पैन नंबर की जरूरत होती है उसके लिए। तो जो नॉर्मल KYC की जरूरत होती है स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलने के लिए, उसी की वही अकाउंट आप यूज कर सकते हैं फॉर ETF ट्रेडिंग। Speaking about valuation, the exchange traded fund ETF, as you mentioned in this program earlier, it can be exchanged during the course intraday itself, as opposed to a mutual fund where it is settled after market hours, and the mutual fund valuation is based on market capitalization of the underlying asset. Now, what happens with the ETF if the underlying asset valuation changes and the ETF value changes? So how does one understand what the true value is when you compare the underlying asset valuation and the ETF valuation? So in both mutual funds as well as in ETF, the trade value or the value of the unit is determined on the basis of the NAV, the net asset value of the underlying assets. For example, so one can arbitrage also. One can arbitrage, but what happens usually is that there is a transaction cost to an ETF. So usually there is a buying and selling difference, slight difference between buying and selling prices, right. Then the spread, the trading spread, and of course there is a brokerage cost, then there is a demat account cost. So all these costs build into your transaction cost. And if one is trading very frequently, then the transaction cost can be very high in terms of aggregate transaction cost to the value of profits or the ETF that you have. So in case of ETFs, these costs, these are marginal costs, they are not very high costs, but there is a certain cost to it. In mutual fund there is no cost, except in case of mutual fund there is an entry load and then an exit load. There may be some part of the NAV that you have to pay, which is when you are redeeming the unit. So clearly there are costs related to both. Investors need to be mindful of both mutual fund costs as well as ETF costs. However, our experience has been that the cost in ETF is lower than in म्यूचुअल फंड। और टैक्सेस का क्या कैसा रहता है? क्या टैक्स फ्रेंडली है ये ऑप्शन ETF का, या टैक्स वाइज वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उसी रेट पे देना पड़ता है? देखिए, जब म्यूचुअल फंड जैसे दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं और डेट मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं, तो जो टैक्सेशन लॉज इक्विटी म्यूचुअल फंड पर या इक्विटी शेयर्स पर अप्लाई होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अगर आप 1 साल से कम अवधि में शेयर्स बेचते हैं और आपको प्रॉफिट आता है, इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी जो इक्विटी बेस्ड है वहां पर आपको वही टैक्सेशन लॉज अप्लाई करते हैं। और ETF में भी, क्योंकि ज्यादातर ETF जो अभी भारत में है वो शेयर्स पर बेस्ड है। कुछ ETF हैं जो गोल्ड के ऊपर, हमने अभी देखा कि गोल्ड बेस्ड ETF भी इंट्रोड्यूस की है म्यूचुअल फंड स्कीम्स से, लेकिन ज्यादातर क्योंकि शेयर बेस्ड
म्यूचुअल ETF हैं, तो उनको वही टैक्सेशन लॉज अप्लाई करते हैं जो शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो शेयर्स। आपने एसेट्स की बात की, तो शेयर्स और गोल्ड के अलावा क्या बॉन्ड ETFs भी हैं हमारे बाजार में? क्या करेंसी ETFs भी हैं? क्या कमोडिटी ETFs भी हैं? बिल्कुल। तो देखिए, ये सब ETF के प्रकार ऑप्शंस हैं, लेकिन भारत में बहुत पॉपुलर नहीं है। इनफैक्ट बॉन्ड्स के केस में सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर अभी हाल ही में पहले एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ETF था। अभी हाल में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट जो PSU कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स को लेकर एक बहुत बड़ा ETF लॉन्च किया है, जो बहुत अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से। बड़ी अच्छी उसमें यील्ड्स, इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है उसके अंदर। तो अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट है इंडिया में कि शेयर मार्केट या शेयर्स के अलावा भी या गोल्ड के अलावा नए ETF लॉन्च किए गए हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हमने ETF देखा, अब गवर्नमेंट कंपनीज का जो बॉन्ड्स का भी लेटेस्ट ETF आया वो हमने देखा है। इससे पहले हम यदि आप देखें तो गवर्नमेंट ने एक और ETF लॉन्च किया था जिसको हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ETF, यानी जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, PSU जिसे हम कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उनके शेयर्स को लेकर करीब 23 ऐसे कंपनीज के शेयर्स को सरकार ने एक ETF बनाकर एक इकट्ठे उनको बास्केट में डालकर उनकी यूनिट को गवर्नमेंट ने ऑफर किया था इन्वेस्टर्स को, और काफी पॉपुलर रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपया सरकार ने रेज किया है थ्रू पब्लिक सेक्टर ETF। तो आप ETF को किसी भी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एसेट। इनफैक्ट आपने कहा जैसे कमोडिटीज के ETF बहुत पॉपुलर हैं फॉरेन कंट्रीज में, इसी प्रकार से आप कई और एसेट्स को लेकर, हालांकि भारत में ऐसा कोई ETF अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ETF प्रॉपर्टी, गोल्ड, कमोडिटीज और स्टॉक्स को मिलाकर के भी आप ETF बना सकते हैं। देखिए, कोई भी अंडरलाइंग एसेट, कोई भी बास्केट ऑफ एसेट्स को आप खरीद करके उनको एक यूनिट्स में ब्रेक करके आप बेच सकते हैं। उसको आप क्या ग्लोबल इंडेक्सेस पे भी बेस्ड है कोई ETF हमारे बाजार में, हमारे भारतीय बाजार में? भारतीय बाजार में ऐसा कोई इंडेक्स ट्रेडेड जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं उस पर कोई बहुत पॉपुलर या कोई ऐसा प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है। कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज ने एक प्रकार से अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम ऑफर करी है जो ग्लोबल इंडेक्सेस से लिंक्ड है। लेकिन यदि हम विश्व के बाजारों में देखें, ग्लोबल मार्केट्स को देखें, तो आप हैरान होंगे सुनकर कि जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो नंबर ऑफ ETFs है, यानी ETF के लिस्टेड जो शेयर्स हैं उनका नंबर जो नॉर्मल लिस्टेड कंपनी से ज्यादा है। यानी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर फंड मैनेजर्स ने वो ऑफर करा है। उसमें काफी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज रहती हैं, आप कर सकते हैं इसमें। Let's come back to the alternative ETFs. You mentioned about currency and commodity ETFs, as Sonu also mentioned in this program. How do they function and why are they so popular, especially the gold ETF? See, gold ETF, of course, is a single asset. So, in that sense, it does not have a basket of assets. However, the interesting thing is that if you want to invest in gold, the minimum investment you need to make in gold usually will be substantial. At least 30, 40, 50,000 rupees is what one needs to invest if you want to buy even the smallest quantity of physical gold. However, it represents say 10 grams of gold traded in the bullion market. Absolutely. So if you buy 10 grams, you have to pay 40,000 rupees, and 10 grams is not a very substantial quantity, very difficult to handle. So usually, if I want to invest in gold, the other option would be that I invest in ETF. Now, what ETF does is that it buys gold and then breaks it into smaller units of 100 rupees. So let's say if I want to invest 1,000 rupees in gold, I cannot invest in physical gold, but I can actually invest in a gold ETF. I invest 1,000 rupees or 2,000 rupees, and I'll get the same appreciation in price of gold as I would get in a normal physical gold. Well, before we discuss this any further with our expert Puneet Jain, you're listening to Money Matters on our News on Air official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID, moneymatters.eir@gmail.com. मनी मैटर्स में आपका फिर स्वागत है। आपको बता दें श्रोताओं की कल चर्चा का विषय रहेगा विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स
ETF में निवेश। पुनीत, आपने अभी बताया कि म्यूचुअल फंड्स और ETFs, अगर हम इंडेक्स ETFs की बात करें जो बाजार पर शेयरों पर बेस्ड है, तो काफी उनमें सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ उनमें अंतर भी है। सो आप एक आम श्रोता जो है, मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं लेट्स से एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहती हूं बाजार में, तो क्या मुझे एक कॉम्बिनेशन लेना चाहिए म्यूचुअल फंड्स का और ETFs का? किस तरह से चयन करना चाहिए? देखिए, जो ETF में इन्वेस्ट जैसे आपने एक जिक्र किया, अभी जो काफी पॉपुलर है ETF, वो इंडेक्स बेस्ड है, यानी निफ्टी इंडेक्स है जिसमें 50 शेयर्स की एक बास्केट है, आप लोग ज्यादातर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। या यदि आप सेंसेक्स में जिसमें 30 शेयर्स की एक बास्केट है, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड्स में भी निफ्टी की स्कीम्स होती हैं, और आप बाजार में भी, क्योंकि ये इंडेक्स ट्रेड होते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज एनर्जी सेक्टर फंड में। अब एनर्जी सेक्टर फंड का ना तो इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है, तो आप डिफरेंट बास्केट अगर लेना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप ETF जो फंड मैनेजर है, वो सिर्फ एनर्जी सेक्टर के शेयर्स लेकर उसका एक ETF बनाएं और उसकी यूनिट्स को ऑफर करें। तो यदि आप अपनी होल्डिंग को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, या तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में रखना चाहते हैं, तो आप ETF ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी डाइवर्सिफाइड कंपनीज होंगी। यदि मैं आज ऑयल कंपनी लेना चाहता हूं और मैं जाकर लेट्स से भारत पेट्रोलियम के शेयर्स लेता हूं, तो मैं एक कंपनी के ऊपर मेरा रिस्क ज्यादा होता है। यदि मैं एनर्जी ऑयल सेक्टर का ETF लेता हूं, तो उसके अंदर सभी कंपनीज के शेयर्स, इंडियन ऑयल के, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, ये सब कंपनीज के शेयर्स की एक बास्केट मुझे मिलती है, तो मेरा रिस्क कम रहता है। तो मैं ये कहूंगा कि यदि आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर सेक्टर में कर रहे हैं, तो ETF का रिस्क कम होता है कंपेयर टू अ सिंगल स्टॉक। Puneet, what about the regulatory controls over the ETF itself? When you speak about alternative ETFs, you've been talking about equity and debt so far, but alternative, dealing with currency and commodity, such as oil, corn, or gold ETFs that we are talking about, does the ETF actually purchase a physical gold, keep it in a storage somewhere, and then issue units on that underlying asset, or is that a fiction? No, they do. They have to buy the underlying asset in physical. So let's say there's a gold ETF. The fund manager will have to buy gold equal to the size of the fund, and that gold in physical form has to be kept with the fund manager. And as ETFs, if the quantity goes up, if let's say there are more subscriptions or there are more redemptions, then they keep adjusting the quantity of gold that they hold. So in case of shares also, they have to physically buy those underlying shares, and only then they can offer the ETF. So SEBI is regulating the conduct of ETFs at present in our market? Yes. SEBI is the regulatory authority which conducts all regulations for ETFs, and ETFs can only be launched by registered mutual funds. It is not that somebody can go into the market and offer his own mutual fund. Offer his own ETF units. If I am a mutual fund, only then I can launch ETF, and I have to get it. The proposal has to be cleared by SEBI, and there are very strict reporting guidelines so that nobody can misuse public funds. पुनीत, जैसे आपने शुरू में भी कहा था और अब फिर जाहिर हुआ है कि ETF को हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं, हमें एक ब्रोकर के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा, जहां एक फंड मैनेजर है उस एसेट को खरीदेगा और उसके बेसिस पे वो ETFs जारी होंगे। सो इसमें आप कह रहे हैं कि डीमैट की भी वही प्रक्रिया जैसे म्यूचुअल फंड्स की होती है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे डीमैट अकाउंट है आपका, तो आपने ETF जैसे यूनिट्स आप खरीदेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और जब आप बेचेंगे किसी ब्रोकर के थ्रू, तो वो नॉर्मल प्रोसेस में। तो ये बेचने की जो प्रक्रिया है वो हमें ब्रोकर के थ्रू करनी है, लेकिन क्या वो डिसीजन हम ले सकते हैं कि हम कहें कि आप इतने हमारे बेच बिल्कुल। ETF खरीदना बेचना, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, वो डिसीजन तो इन्वेस्टर का है, उसमें ब्रोकर का कोई से नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। बल्कि निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि जो यूनिट्स उनके डीमैट अकाउंट में हैं, क्योंकि हाल में ऐसे कुछ किस्से हमने सुने हैं जहां पर ब्रोकर्स ने पावर अटॉर्नी लेकर के क्लाइंट्स के यूनिट्स बेच दिए या प्लेज कर दिए। तो इन्वेस्टर्स को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो अकाउंट्स हैं वो सेफ हैं, और समय समय पर उसको चेक करते रहें, और उन्हीं का डिसीजन होना चाहिए कि कब खरीदना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, ये निवेशक का डिसीजन। और क्या अवधि होती है इन ETFs की? क्या ये 1 महीने की अवधि हो सकती है, या 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, और कौन सी अवधि है, कौन सा पीरियड है जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम रहता है? क्या ऐसा कुछ
आप गाइडलाइन है? देखिए, अगर शेयर मार्केट की हम बात कर रहे हैं और शेयर मार्केट बेस्ड ETF की बात करते हैं तो कोई अवधि नहीं है उसकी। जैसे म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं वो रहते हैं, लेकिन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की कोई अवधि जैसे नहीं होती। इसी तरह ETF की भी कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। आप जितने समय तक चाहें, जब तक वो स्कीम लागू है, जब तक वो स्कीम फंड मैनेजर चला रहे हैं, तब तक आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। यदि वो स्कीम क्लोज करते हैं तो वो ETF के जितने भी शेयर्स हैं वो बेच देंगे और आपकी यूनिट का जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू है, उसके बराबर पैसा आपको मिल जाएगा। Puneet, you're talking about the ETFs being traded on the stock exchange itself with its own ticker symbol. Are there any ETFs that you would recommend when it comes to gold ETFs, or for that matter, you already mentioned about debt security ETFs. What about gold ETFs that you would recommend? See, gold ETF is a good option, like I said earlier, for somebody wanting to invest small sums of money in gold, or you want to invest regularly. So for an SIP, let's say you want to invest 5,000 rupees every month in gold, then a gold ETF is a very good option. You can just make an SIP of ETF and then keep investing. I think these are more easily administered. You can keep them in your demat account. They are safe, absolutely safe. There's no question about their safety. But can you redeem it for the physical quantity of gold? Is the ETF responsible to the investor that way? No. You can't redeem the ETF for acquiring underlying shares. That you cannot do. If you redeem your unit, you will get the value of your unit, and the fund manager will sell equivalent amount of gold or the asset in the market. और एक बार आप फिर बताएं कि ETF में जो हम इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसको भी हमें स्टैगर करना चाहिए SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, जैसे हम यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, शेयर्स में करते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब भी आप निवेश कर रहे हैं किसी भी एसेट में, चाहे गोल्ड हो चाहे शेयर्स हो, तो उसमें एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ETF भी यदि हम खरीदते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इन्वेस्टर्स उसके अंदर SIP का ही चयन करें और सिस्टमेटिकली उसमें हर महीने और रेगुलरली इन्वेस्ट करें। और हालांकि आप इस टॉपिक पर हमें कुछ जानकारी दे चुके हैं, लेकिन सेफ्टी, जब भी कोई एक इंसान इन्वेस्ट करता है अपनी बचत को, बहुत मुश्किल से बचाए हुए पैसे को, तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा एंगल होता है। तो कितने सेफ है ETF में इन्वेस्टमेंट और क्या रिस्क जुड़े हुए हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है? तो देखिए, जहां तक हम बात करते हैं शेयर मार्केट से बेस्ड ETF, जहां पर अंडरलाइन शेयर्स, एसेट शेयर्स हैं, वो तो बाजार का जो भी रिस्क है वो वही ETF पे रहेगा। यदि शेयर्स के दाम गिरेंगे तो आपको नुकसान होगा, शेयर्स के दाम बढ़ेंगे जो अंडरलाइंग शेयर्स हैं तो आपको फायदा होगा, और वही ऑब्जेक्टिव है उसका। गोल्ड का भी यही रिस्क है, जो गोल्ड का जो मार्केट का दाम है उसके बेसिस पे उसकी नेट एसेट वैल्यू चेंज होती है। जहां बॉन्ड रिलेटेड जो ETF है, जहां पर अंडरलाइंग एसेट्स बॉन्ड्स हैं, वहां पर मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल अमाउंट काफी हद तक सेफ होता है, क्योंकि वो बॉन्ड्स बाजार में बेच सकते हैं। नॉर्मली वो बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, यानी आप फंड मैनेजर कभी भी बेच सकता है। हाल में हमने देखा म्यूचुअल फंड्स में कुछ ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की जो लॉक इन थे, लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता नॉर्मली, और ETF में लिक्विडिटी अच्छी होती है, तो आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। बॉन्ड्स रिलेटिवली ज्यादा सेफ होते हैं कंपेयर टू इक्विटी मार्केट ETF. And briefly, if one has the option of debt securities, buying it directly from the issuer or in the secondary market, why should they go for ETF? Because if you buy a debt security directly, then you are buying only a single type of security, and the risk therefore goes up. If you buy an ETF, which may be holding very large diversified portfolio of bonds, then the risk goes down. So clearly, if you want to reduce your risk, then ETF is a much better option than buying any शेयर और एनी सिक्योरिटी डायरेक्टली। और इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें जो एक थंब रूल होता है कि लॉन्ग टर्म में तो थोड़ा आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, क्या वही रूल इंडेक्स बेस्ड ETFs पे भी अप्लाई होता है? बिल्कुल सुनो, देखिए वो तो स्टॉक मार्केट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं स्टॉक मार्केट बेस्ड ETF में वही अप्लाई होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यह है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक बास्केट है वो आप इकट्ठा खरीद रहे हैं, और छोटे छोटे ये सुविधा आपको मिल रही है ETF की वजह से कि आप छोटी छोटी यूनिट्स में वो खरीद सकते हैं। और यूनिट्स नॉर्मली जो सबसे छोटा यूनिट का वैल्यू क्या होगी? करीब 100 रुपए का नॉर्मली देखा जाए। छोटा निवेशक भी आराम से निवेश कर सकता है। Plus we're getting the benefit of a professional manager who's dealing with ETF. That is true. Although in case of ETF, the portfolio is predefined, so the professional manager cannot change the portfolio midway. कार्यक्रम unlike mutual का funds. समय समाप्त हो रहा है पुनीत, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। धन्यवाद सोनू।
And before we close, a reminder on tomorrow's topic of discussion. We have types of mutual funds on our program Money Matters from 4:05 to 4:30 p.m. And that's it in this edition of Money Matters. For now, goodbye.